स्मैकडाउन में रॉक ने कोडी रोड्स की मॉम का नेम लेके उनको डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने बोला कि वो तो रॉक की मदर से प्यार करते हैं। और आप उसकी एक वीडियो देख सकते हो, ये केविन ओवंस और कोडी रोड्स का मैच चल रहा था, मंडे नाइट रॉ पे चल रहा था, इवेंट में चल रहा था। और यहाँ पे कोडी रोड्स की हेल्प करी थी रॉक की मदर ने ये केविन ओवंस को पंचेस मारने के लिए। और उसके बाद आप इस वीडियो में देख भी सकते हो कि कोडी रोड्स और उनकी मदर, मतलब रॉक की मदर, ये आपस में हक कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है, कोडी रोड्स ने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करी, इसी वजह से उन्होंने कुछ बुरा बोला नहीं रॉक की मदर के बारे में, वरना वर्ड्स तो वो प्रिपेयर करके आए थे। तो हील गंदी बात बोलता है, फेस अच्छी बात बोलता है, वो स्टिल प्रूवन है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज बहुत मस्त बातें आपको बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले भाई जो गुंथर का आपको पता है रेन इतना खतरनाक चल रहा है, 650 ऑलमोस्ट उसके दिन होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, इसके आसपास चल रहा है। क्यों गुंथर के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, गुंथर का आगे क्या है, कि गुंथर रेसलमेनिया में हार जाएंगे, पूरा डिटेल सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड असली अखाड़ा के ऊपर आ चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आप लोग उसको जाकर जरूर देखना। गुंथर के बारे में सब कुछ, अगर आपको गुंथर एक मिस्ट्री लगता है कि इस बंदे को इतने टाइम तक चैंपियन को रखा, क्या है ऐसा गुंथर में जो आगे भी उनको काफी लेके जाने वाला है, तो उसके बारे में पूरा देख सकते हैं। और सैमी ज़ेन क्या जीतेंगे उसके बारे में बात की, तो लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में। पहले ये हम चलते हैं हमारी आज की सबसे पहले स्टोरी की तरफ और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीक की जो रॉ की व्यूअरशिप थी 1.751 मिलियन, उससे नीचे आ गई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। इस हफ्ते जो रॉ की व्यूअरशिप मिली है वो है 1.687। अब है कुछ ऐसा नहीं इसमें बोलने के लिए भाई, ये मंडे नाइट रॉ के ऐसे ही नंबर चलते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं। और ये सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हो। मैंने आपको कल बताया था कि जो रॉक हैं वो आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अब मैंने आपसे बोला था कि शायद रोमन रेंज भी हो सकते हैं, मुझे अब शायद बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस ग्राफिक में आप देख सकते हो फाइनल रॉ बिफोर रेसलमेनिया, यहाँ पर रॉक के साथ साथ रोमन रेंज भी हैं और उससे पीछे अगर आप देखोगे तो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस भी हैं। तो कल वीडियो में मैं जिस बवाल की बात कर रहा था कि मचा सकते हैं अगर चारों सुपरस्टार सेम शो पर हो गए, तो फिर जो रेसलमेनिया की हाइप, मतलब ऑलरेडी तो हाइप हो चुकी है, एक बढ़िया मंडे नाइट रॉ का एडिशन होगा, क्योंकि चारों जो सुपरस्टार्स हैं वो शो के लिए एडवर्टाइज हो गए हैं। कोडी रोड्स ने मंडे नाइट रॉ में आने से पहले अपने जो डॉग हैं उनको किस तरीके का गले में क्या पहनाया हुआ था, जो भी बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, रॉक इज अ कैट। और रॉक इज अ कैट को अगर आप थोड़ा सा और ट्विस्ट करके कुछ बनाने की कोशिश करो तो आप समझ जाओगे कि कोडी रोड्स रॉक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना, इंक्लूडिंग मी, कि कोडी रोड्स ने कुक कर दिया है रॉक को, लेकिन हम क्राई बेबीज के लिए, अब मैं हूँ क्राई बेबी से नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं तो दोनों पार्टीज की तरफ से हूँ वैसे, लेकिन रॉक ने रिस्पॉन्ड किया इस बंदे को जो लिखता है कि भाई कोडी ने तुमको कुक कर दिया। तो इसके ऊपर जवाब देखो क्या आता है ड्वेन द रॉक जॉनसन का, वो लिखते हैं ही श्योर डिड, शट द एफ अप यू गूफ। मतलब रॉक ने ऐसा कहता है कि चल भैया तो अपनी खुशी के लिए बोल ले जो तुझे बोलना है, मुझे पता है उसने क्या किया और मुझे आगे क्या करना है वो भी मुझे पता है। अभी नेक्स्ट जो स्मैकडाउन का एडिशन है वहां पर तो शायद रॉक नहीं आ रहा क्योंकि उनको एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन रोमन रेंज और कोडी रोड्स का फेस टू फेस जरूर है। ये मुझे अच्छा लगा कि चलो अगर रोमन रेंज शो पर नहीं है तो फिर रॉक वहां पर थे, अब अगर रॉक नहीं है तो फिर रोमन रेंज, तो ऐसे करके फिर भी जो मामला है स्मैकडाउन का उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा बैलेंस करके चल सकती है। जिमी और जे उसो ब्रदर वर्सेस ब्रदर, मी वर्सेस मी वर्सेस मी, तो ये जो लाइन बोली थी जे उसो ने, अभी तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है, वो कितनी मस्त तरीके से उन्होंने उसको बोला था और उसका कितना डीप मीनिंग भी है। तो इसके बारे में रिकीशी ने, नहीं रिकीशी की बात नहीं कर रहा कि वो आ रहे हैं या फिर क्या, उन्होंने ट्वीट किया गया वो आपको दिखाता हूं। यहाँ पर वो बताते हैं, मतलब उन्होंने एक तरीके से बोल दिया कि जिमी और जे का मैच हो रहा है, यही हम सबके लिए विक्ट्री है, मतलब उनकी फैमिली के लिए विक्ट्री है और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को भी वो इसमें इंक्लूड करके बोलते हैं। अब लोगों ने नीचे कमेंट में, ट्वीट में, रिप्लाई में यही उनसे पूछा, अरे भाई तुम कब आ रहे हो, स्पेशल गेस्ट ऑफ फिल्म तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ये है वो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि वो लिखते हैं कि वर्ल्ड सिट बैक एंड वॉच हिस्ट्री इन द मेकिंग अगेन। अब उन्होंने दुनिया को बोला है कि वो सिट बैक करके इसको देखेगा, लेकिन अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। खैर बोला मैंने आपके रिकीशी के बारे में, और ज्यादा बातें नहीं होंगी, तो ये सिर्फ रिकीशी का ट्वीट था। नेक्स्ट बात करते हैं हम शेल्टन बेंजामिन के बारे में, और एक ऐसा कंपैरिजन है यहाँ पे जो कि शेल्टन बेंजामिन को ऊपर रखता है ब्रॉक लेसनर से भी, जॉन सीना से भी, बटिस्टा से भी, रैंडी ओटन से भी, ओवीडब्ल्यू ओहायो वैली रेसलिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की डेवलपमेंटल टेरिटरी हुआ करती थी, ये बिल्कुल 2000 के आसपास की बात हो रही है, अर्ली टाइम की बात हो रही है। तो जिम रॉस ने ये बोला कि अगर उस टाइम पर मैं सारे सुपरस्टार्स को उठा के देखूं जितने मैंने अपने नाम लिए, उन सबसे बेटर था शेल्टन बेंजामिन, लेकिन वो बस लोगों के साथ, क्राउड के साथ, ऑडियंस के साथ अपना एक पर्सनैलिटी और एक कनेक्शन नहीं बना पाया, ऐसा जिम रॉस ने बोला। नहीं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी थी। आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर और शेल्टन बेंजामिन की भी एक टीम हुआ करती थी, तो वहां से जो सारे बंदे निकले ना ओवीडब्ल्यू से, वो सारे ही चमक गए। ऐसा लगता था कि ओवीडब्ल्यू के अंदर जो उस टाइम के सुपरस्टार थे, डब्ल्यूडब्ल्यू में आके उनको चमकना ही था, काम ही उन्होंने इतना अच्छा किया था। थोड़ा किस्मत का मामला बेकार
हो गया मुझे ऐसा लग रहा है शेल्टन बेंजामिन के साथ, वरना टैलेंट तो जबरदस्त है। एक ऐसी स्टेटमेंट बताने वाला हूँ आपको मर्सिडीज मोने साशा बैंक्स के बारे में, हंस हंस के आप कहाँ गिरोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इसको पढ़ के देख के हंसा। मर्सिडीज मोने ने ये बोला कि जब वो अपना AEW में डेब्यू कर रही थी तो वो खुद को स्टोन कोल्ड के जैसा फील कर रही थी। मतलब इससे वो ये कहना चाह रही है कि कितना ग्रैंड, कितना स्पेशल, कितना जबरदस्त, कितना, मतलब स्टोन कोल्ड की जो भी डेफिनेशन है वो सब लगा लो, साशा बैंक्स को खुद ऐसा फील हुआ कि जैसे कि वो स्टोन कोल्ड है। अब देखो ये अगर ऐसी बात फील भी हो रही है ना, तो जैसे हमको भी कभी लगता है ना वाह आज क्या लग रहा हूँ मैं, तो वो हम अपने तक ही रखें तो सही रहेगा, क्योंकि फिर सामने वाले को बोलते तो वो सोचता है कि अरे अपना को इतना बड़ा क्या समझ रहा है। तो वही साशा बैंक्स के साथ हो गया, मर्सिडीज मोने के साथ हो गया। देखो लोगों ने तो बिल्कुल ही बजा दिया साशा बैंक्स को इस चीज, मतलब इतनी उनकी छिल दी कि अरे क्या बोल रही भाई, जरा सोच समझ के बोल रहे। एक बंदे ने तो रिप्लाई भी किया कि जो स्टोन कोल्ड की फीलिंग आई साशा बैंक्स को मर्सिडीज मोने को, वो स्टोन कोल्ड नहीं था, वो केविन ओवेंस वाला स्टोन कोल्ड था, जो केविन ओवेंस बिल्कुल मॉक करते हुए आए थे स्टोन कोल्ड की एंट्रेंस पे। अभी आपको इसके ऊपर कुछ रिएक्ट करना तो बताना, लेकिन एक जो नेगेटिव पार्ट मुझे लगता है, मतलब लोग बिल्कुल ही ऐसा कर देते हैं, भाई बंदे को ट्रोल करना अलग होता है, लेकिन ऐसी बातें लिख देंगे कि भाई उसके दिमाग दिल पे असर हो जाए, वैसा नहीं लिखना चाहिए। लेकिन हंसने वाली बात तो जरूर है जो साशा बैंक्स ने बोला, इस पर तो मैं भी एग्री करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक के बारे में। तो रॉक के बारे में एक ट्वीट है और ये मेरा आपसे जेन्युइन क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्वीट को आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे PW कंटेंट X ने ये कुछ डाला हुआ है, ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर रॉक नहीं आया होता WWE में रन के लिए तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन इतनी एंटरटेनिंग होती जितनी अभी है। तो देखो आप भी अपना आंसर देना, मैं अगर इसके ऊपर अपना आंसर दूं तो मैं सही टाइम बताऊं ना, ब्लड लाइन की सबसे एंटरटेनिंग जो भी पीरियड था, चलो वो अभी जो रॉक कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन एंटरटेनिंग जो था, जो मुझे लगा था, वो सैमी ज़ेन वाला था, क्योंकि सैमी ज़ेन ना कोई बिगर नेम था रॉक की तरह, ना उस टाइम पर ये जो ब्लड लाइन है वो इतनी आगे जाके बड़ी हुई थी। वो ऐसा पॉइंट था सैमी ज़ेन अलग ही वो अपना फ्लेवर ऐड कर रहे थे। मेरा पर्सनली ये मानना है बेटर, आई थिंक मैंने इंजॉय दोनों को किया, लेकिन एक स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से देखूं, रॉक को भी इंजॉय कर रहा हूं बहुत ज्यादा, उसमें सैमी ज़ेन को भी किया था, बोल रहा हूं भाई इससे बढ़िया टाइम हो नहीं सकता कोई WWE में। लेकिन वो जो स्टोरी लाइन थी सैमी ज़ेन के टाइम पर वो अलग ही लेवल की थी। ब्लड लाइन के सारे एपिसोड असली अखाड़ा पे हैं, तो आप लोग सब जाके देख सकते हो, पूरा रिलीव कर लोगे। 5-6 एपिसोड हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर ला चुके हैं। अब नेक्स्ट आएगा जब ये रेसलमेनिया खत्म होगा उसके बाद। अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग, ये एक ऐसा मैच है जो कि सारे रेसलिंग फैंस देखना चाहते थे, लेकिन मैच WWE में कभी हुआ भी नहीं। अंडरटेकर खुद भी ये बोल रहे थे कि अगर वो कभी वापस आते तो स्टिंग के साथ लड़ने के लिए आते, तो ये मैच हुआ क्यों नहीं, इस पर अंडरटेकर ने खुद ही सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने बोला कि क्योंकि विंस मैकमैन ये मैच कभी देखना ही नहीं चाहते थे, अंडरटेकर खुद करना चाहते थे, लेकिन विंस को कभी ये मैच उतना अच्छा लगा ही नहीं जितना इस सारी दुनिया को लगा, और इसीलिए जब स्टिंग आए भी थे तो उनको ट्रिपल एच के साथ फ्यूड में डाल दिया, जबकि WWE उनको अंडरटेकर के साथ या फिर विंस मैकमैन अंडरटेकर के साथ भी डाल सकते थे। तो ये एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मैच होने से रह गया। मतलब अब के टाइम में ये अभी वाला अंडरटेकर और स्टिंग का मैच होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इवेंट्स के कुछ आइडिया तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ आइडिया ऐसे होते हैं कि लगता है ये इन्होंने सोचा भी क्यों ऐसा कुछ करने के लिए। नेक्स्ट, एजे स्टाइल्स ने विंस के मैकमैन और अब ट्रिपल एच के एरा में जो एक डिफरेंस है उसके बारे में बात करी, और बोला तो उन्होंने बहुत कुछ सिंपल आपको समझाया था। एजे स्टाइल्स ये बोल रहे थे कि पहले WWE का एक फॉर्मेट था कि हाँ तुम ये हो तो फिर तुम WWE में सक्सेसफुल हो, लेकिन अब ऐसा कुछ रह नहीं गया। अब ऐसा है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है और खुद से इंप्रोवाइज भी किया जा सकता है। अगर मैं इस तरीके का हूं, मैं ऐसे फिट नहीं हो रहा, या फिर एक शीट आ गई तो ऐसा नहीं बस अब उसी को पढ़ देना है या उसी पे चलना है, खुद जो ट्वीक्स हैं वो किए जा सकते हैं, और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है कंपनी में करने के लिए, जबकि पहले ऐसा माहौल नहीं था। तो इसे स्टाइल्स बता रहे हैं कि कैसे हालात WWE में बहुत ज्यादा सुधर चुके हैं, और वो चीज़ हमको दिखती भी है। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस लेवल पर आएंगे। जैसे स्पेशली अगर मैं चैट गेबल को भी देखूं, वो गुंथर के साथ जिस तरीके से उनको दिखा रहे हैं, विंस कभी नहीं शायद उनको इस तरीके से बुक करते किया। वैसे चैंपियनशिप जीती है पहले वो, जब वो जेसन जॉर्डन के साथ भी होते थे, वो वाला टाइम। अल्फा कौन सी अकेडमी था वो, अब क्या नाम था, अबे नाम ही भूल गया, बताना मुझे, वैसे कमेंट में देखूंगा मैं जरूर, अभी गूगल करने तो जाऊंगा नहीं। तो ये जो डिफरेंस है वो एजे स्टाइल्स बताते हैं कि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन के टाइम पे है। लेंसे एनवाई, पहले तो मैं आपको लेंसे एनवाई है कौन थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ये वही है जो ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज की जब फ्यूड चल रही थी उस टाइम पर थे। उस टाइम पर तो लेंसे एनवाई कुछ ऐसे दिखते थे जब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, लेकिन अब लेंसे एनवाई कैसे दिख रहे हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये उनका ही ट्वीट है और वो लिखते हैं कि अपने करियर की वो बेस्ट शेप पर है एंड आई एम ओनली गेटिंग स्टार्टेड, यानी अभी तो उनकी सिर्फ शुरुआत ही हो रही है। और इस फोटो के साथ भाई आप देख सकते हो कितना सारा मसल मास उन्होंने और गेन कर लिया, ऑब्वियसली थोड़े बहुत फैट परसेंटेज के साथ। लेकिन वो जो बात आ रही है ना, जैसे खुद ही बोल रहे हैं ब्लड लाइन के लोग कि अभी तो हमारी स्टोरी सिर्फ शुरू हुई है, रोमन रेंज का हारना ब्लड लाइन का कोई एंड नहीं होगा, तो फिर ये जो चीजें हैं वो आने वाले कुछ और टाइम तक कंटिन्यू हो सकती है, और इसके लिए WWE की जरूरत पड़ेगी और नए ब्लड लाइन के मेंबर्स की। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी उस चीज से है जो कि कोई भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन शायद WWE इसको करने वाली है। रेसलमेनिया में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे,
है कि रोमन रेंस एंड रॉक एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे, रॉक का टर्न हो जाएगा और शायद इस वजह से रोमन रेंस चैंपियनशिप हार जाएंगे। लेकिन क्या इससे पहले ही मतलब रेसलमेनिया के मैच में जाने तक रोमन रेंस का जो मैच हो कोडी रोड्स से उससे पहले ही कुछ ऐसी भसड़ हो जाएगी कि रोमन और रॉक अलग अलग हो जाएंगे? अभी आपको पता ही है कैसे साइड चिक की बात हो रही है, कौन किससे बेटर है, कौन ट्राइबल चीफ है, कौन फाइनल बॉस है, ऐसा करके डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी को दिखाई रही है। और रोमन रेंस को इज्जत के नाम पे मिला क्या है? सिर्फ एक चीज रॉक की तरफ से अब तक की बस उन्होंने एक बार एक्नॉलेज कर लिया था, वो भी उसमें उन्होंने फैमिली को जोड़ दिया, पहले इसको जोड़ दिया फिर जाके एक्नॉलेज किया। तो रोमन रेंस अपने आप को अंदर से होल्ड करके बैठे हुए हैं और वो एक पनिशमेंट लेके आने वाले हैं, एक मार बजाने वाले हैं, बीटिंग लेके आने वाले हैं द रॉक के लिए। और ये सारी चीज हो जाएगी उससे पहले ही, जब तक रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पहुंचेगी। तो ये हो जाएगा रॉक के लिए, जो ऑलरेडी बात बहुत सारे रूमर्स में चली रही है कि रोमन और रॉक अलग होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई उसमें जो ट्रिगर्स है उसको थोड़ा सा पहले पुल कर दी। हालांकि मेरे हिसाब से शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा ना भी करे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत टाइम है, रेसलमेनिया के बाद भी आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन एक वाव एंड शॉकिंग फैक्टर देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया वाले स्टेज पे उसको करेगी और रोमन रेंस और रॉक के फिर जो रास्ते हैं वो अलग हो जाएंगे। फिर यहां से जो असली ड्रामा है द ग्रेट वन वर्सेस द ट्राइबल चीफ, उसका शुरू हो जाएगा। एंड यही तो वो मैच है जिसका फैंस वेट कर रहे हैं। बाकी गाइस गुंथर का एपिसोड आप लोग जाके सुनना, डिस्क्रिप्शन से जरूर, इस समय स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।